अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और अहमद अबू बकर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं साथ ही साथ। अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पॉलिटिकली या जिस तरह केसेस चल रहे हैं उनको अगर हम देखें तो आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल था। मुतादिद पेशियाँ हुई, लंबी समातें हुई, उसके बाद इद्दत निकाह वाला जो केस था, जो बुशरा बीबी और इमरान खान ने उसके ऊपर अपीलें दायर की हुई थी, उस केस का फ़ैसला जो है वो महफूज हुआ, आज सुनाया जाना था। लेकिन ख़ावर मानिका के बार बार इस्तदा करने पर कि उनको एतमाद नहीं है जज के ऊपर, शाहरुख अर्जुमन जो है उन्होंने ये भी कहा कि इस स्टेज पर इस केस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, केस का फ़ैसला जो है वो सुनाने दिया जाए। और इस पर बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात की कि इनकी बात की कानूनी दलील कोई भी नहीं है, तो आप इस केस की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करें। लेकिन बार बार ख़ावर मानिका साहब की तरफ से ये बात की गई कि आप इस केस का फ़ैसला ना सुनाएं, इसको ट्रांसफ़र करें। इस बात पर फिर जज साहब जो है वहाँ से उठकर चले गए अपने चैम्बर में, और उन्होंने हाई कोर्ट को ख़त भी लिख दिया कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके ऊपर एक तफसीली पैकेज है, देख के वापस आते फिर डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में होने वाली तल्ख कलामी अदालत के बाहर लड़ाई मार कुटाई में बदल गई। बुशरा बीबी के साबिक चोर ख़ावर मानिका पर अहाता अदालत में पीटीआई के वुकला ने धावा बोल दिया, थप्पड़ मारे और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर जमीन पर गिरा दिया। पीटीआई के बाकी वुकला भी ख़ावर मानिका पर चढ़ दौड़े तो ख़ावर मानिका के साथ मौजूद वुकला उन्हें बचाकर भगाते हुए अपने साथ ले गए। उसके बाद पीटीआई के रहनुमा मीडिया के सामने आए और ख़ावर मानिका को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ख़ावर मानिका ने अदालत में इखलाक से गिरी हुई बातें की। बानी पीटीआई को गालियां निकाली और गलीज इल्जामात लगाए। जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है। जिस तरह आज मैंने अब्यूज़ अदालत में देखी है, मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। पीटीआई रहनुमाओं का ये भी कहना था कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती न हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत केस में कैद रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा, क्योंकि ये केस अब ख़त्म हो चुका है। पीटीआई का तो ये कहना है कि ये केस जो है अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया गया और ख़त लिख दिया गया है कि इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए। अहमद अबू बकर साहब, पहली बात तो ये कि जो ख़ावर मानिका साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फ़ोहश गुफ्तगू की, अखलाकियात से गिरी हुई बातें की कोर्ट में, उस बात के ऊपर जो वुकला ने उनके साथ किया, क्या वो ठीक था? पहली बात। और दूसरी बात ये कि बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये कहा गया कि आज ज़ाहिर फ़ैसला आना था, लेकिन आज अदालत में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पहले से तयशुदा था। क्या उनकी ये बात आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, जो कुछ आज हुआ है अदालत में बहुत नामुनासिब है, और जिस तरह के लबो लहजे की बात पीटीआई शिकायत कर रही है वो भी बहुत नामुनासिब है। पहले से ये कई हवालों से इखलाक से गिरा हुआ केस है, और पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस तरह के मामलात को किसी पॉलिटिकल मामले के साथ इसको देखा गया है जैसे, और जिस तरह से ये पहले भी फैसला आ चुका है, इसको कहीं से भी लायक तहसीन नहीं समझा गया। इसकी जितनी प्रोसीडिंग्स हुई, इसमें जितने जो है वो जवाब हुए या डिफेंस लिया गया, या जिस तरह के गवाहान आए और जिस तरह के उन्होंने बयानात जमा कराए, वो अज हद इखलाक से गिरी हुई जो कोई एक सतह हो सकती है, ये उसके ऊपर थे। केस के जो मेरिट्स हैं, जिस तरह से हमने इस केस को देखा है, तो मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन से इस केस में पहले जो जेल में ट्रायल हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ संगीन गलतियाँ हो गई हैं, जिसको दोबारा दुरुस्त करने के लिए ये जब शाहरुख अर्जुमन साहब के पास ये जो केस लगा हुआ है जिस तरह से, मुझे लगता है कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना उनकी नज़र में मकसूद है। इसलिए वो बार बार कहते रहे कि ये केस यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या यहाँ से ये रीट्रायल के लिए रिमांड हो जाए दोबारा के लिए। चूँकि मुझे याद है कि इसमें जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने ये डिफेंस लिया था कि ये जो चूँकि निकाह जो है ये लाहौर में हुआ था, तो ये अदालत के या इस्लामाबाद में दायरा कार में भी नहीं आता, ये भी कहा गया। और इसमें प्रोसिक्यूटर जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, वो जिस तरह से इसको डिले करते रहे और बार बार उनका जो रवैया होता था, जो रिपोर्ट होता रहा इन्हीं सेशन जज साहब के साथ, वो भी किसी तौर पर लायक तहसीन नहीं है, चूँकि उनका शुरू से इसके ऊपर एम्फसाइज था कि केस को प्रोलॉन्ग किया जाए। और अब ये भी हमने देखा है कि ये बहुत मुश्किल होता है
इस केस में भी आप देख लें कि एक दफा अदम एतमाद की जो खावर मानेका साहब की जो दरखास्त जी, जी। है उसको मौजूदा यही जज साहब जो थे इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया था। बिल्कुल सही है। और उसके बाद प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हुई थी और उसके बाद फैसला महफूज हो गया था और आज सुनाया जाना था। बिल्कुल ऐसा तो बहुत कम देखने को आया, या शायद कानूनी नज़ीर नहीं होगी कि कोई फैसला महफूज हो चुका है और उस दिन जज साहब ने दोबारा खावर मानिका साहब को दोबारा सुना हो इस्तगासा को और उसके बाद दोबारा उसको जो है वो फ्रीज कर दिया और कहा हो, लेटर लिख दिया हो बिल्कुल ऐसा ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप किसी और अदालत को रेफर कर दें। ठीक हो तो गया। ऐसा बहुत कम होता है। ये क्लियर इंटेंशन है कि ठीक इस है। केस को प्रोलॉन्ग किया जाए या इसको दोबारा रिट्रायल में ये चला जाए या किसी और अदालत में हो इसको सुना या जाए, एक ठीक लंबा है। टाइम लिया जाए ताकि फिर इसको लोग भूल जाएं ठीक है। और ये इस तरह से मामला रहे। रीज़न उसका लिंगर ऑन करना ही। अच्छा नुखैज साहब, पिछले काफ़ी अरसे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जज साहिबान जो हैं उनको अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए। ख़त लिखे गए, हम उसको बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आजकल। ये तो एक आंखों देखी बात हो गई ना कि जज साहब जो है वो सबके सामने अंडर प्रेशर हो गए, उठकर चले गए और उन्होंने वही किया जो कि खावर मानिका साहब कह रहे थे, हालांकि फैसला महफूज हो चुका था और सिर्फ सुनाना था। शुक्रिया सुमेरा। अबू बकर साहब कितनी खूबसूरती से जो असल सवाल है वो गोली कर गए हैं। यानी मुझे इनकी गुफ्तगू से पता ही नहीं चला कि जो अदालत से बाहर हुआ है उसके बारे में इनके क्या ख्याल। नहीं, वो उन्होंने स्टार्ट में कहा, वो स्टार्ट में उन्होंने कहा कि वो गलत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब अदालतें मौजूद हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, तो कोई भी कानून हाथ उन्होंने में कैसे दोनों ले बात सकता को है? गलत कहा ना कि वो भी किसी तौर लायक तहसीन नहीं है। ठीक है। मुझे मैं बोल लूँ? हाँ, अब आप बोलें। चलो मेहरबानी। जी नुखैज, मैंने कहा वरना मैं फंस गया हूँ सवाल करके। अब नहीं फिर नहीं नहीं, अब आप बोले सर, चूंकि टाइम कम था पहले तो ये हाँ हाँ पहले तो ये सुन ले सुमेरा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं ये किसी एक पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किए, पीटीआई खुद भी ये इस्तेमाल यानी आप मानते हैं कि हुआ है इस्तेमाल यहाँ पर डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, यहाँ भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, पीटीआई ने भी किए हैं, फॉरेन फंडिंग केस में किए हैं, पीटीवी हमला केस में किए हैं उन्होंने, धरना केस में किए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस में। और ये डिलेइंग टैक्स जो हैं ये सारे जानते हैं कि इससे क्या होगा। इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं कि ये इसलिए डिले किया गया कि लोग भूल जाएं इस मामले को। ये मामला ऐसा नहीं जो इसे भूला जाए। बिल्कुल सही है। और ये कहना पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से कि जी आज का सारा मामला जो है वो तयशुदा था, तो मुझे तो लगता है जो अदालत से बाहर हुआ है वो भी पहले से तयशुदा था। सही। शिबली फराज साहब ने तो बाकायदा उज़्र बयान कर दिया कि तायद कर दिया उन्होंने कि जो वकीलों ने किया है वो ठीक किया है, क्योंकि अंदर इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी ना, तो बाहर फिर मारना बड़ा ज़रूरी था। तो उन्होंने जवाब फराहम कर दिया। पहली बात, आप कभी सुमेरा अल्लाह ना करे कभी आपको ये प्रोसीडिंग देखने का मौका मिले इस टाइप के केस की, तो ये चूंकि मीडिया ने उछाल दिया इसलिए हमें लग रहा है कि ये क्या है। ठीक है। ऐसे केसेस पे फिल्में देख लें, वो ज़्यादा इनके करीब आपको नजर आएंगी, या अदालती कार्रवाई देख लें। जब कोई ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो वहां पे खुला के सवालात होते हैं, वहां से वहां की बयानात तो मुकम्मल हो चुके थे ना, फैसला महफूज हो चुका था। मैं उधर भी आ रहा हूँ। पहले तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वकीलों ने जो मारा वो क्यों मारा। ओके ओके। वो कहते हैं जी खान साहब पर इन्होंने बेहुदा इल्जामात लगाए, इन्होंने फोश गुफ्तगू की, इन्होंने नाजेबा कलमात, वहां पे ऐसी गुफ्तगू ऐसी होनी है ना। केस क्या है? केस ही ऐसा, यही गुफ्तगू होनी है वहां पे। नंबर 2 के खावर मानिका साहब को मारने का क्या जवाब बनता था जी? कि यानी वहाँ पे खावर मानिका साहब को चाहिए था कि वो अपने मुखालिफ के बारे में जो सारी कहानी वो बयान कर रहे थे उसको बेहतरीन दिलनशी अंदाज में, अदबी अंदाज में बयान करते। नहीं, और जब नुखैज साहब उनकी एक्स वाइफ भी तो थी ना, सिर्फ खान साहब थी ना। देखें अखलाकी तौर पे जो मर्जी कर, मैंने आपको बताया केस जब आ रहा होगा तो फिर ऐसी बातें होंगी, फिर ये बातें नहीं होंगी। फिर जब आप अदालत में ये केस लेकर आए हैं तो उधर से भी ये जवाब आएंगे, इधर से भी ये जवाब आएंगे। ठीक है। उधर से भी बहुत कुछ कहा गया है, पिछली आप इनकी समातें देखें, वहां भी बहुत कुछ हुआ है। ये तो क्वेश्चनिंग तो होगी, जवाब तो देने पड़ेंगे। और उन जवाबात पे आप गुस्से में आके ये कहें बाहर निकल के कि मैं इसको मारूंगा, इसने ऐसी बात क्यों की है, तो वो फिर क्या बात करते। ये तो हो गई जेन्युइन बात। ठीक है। किसी पे भी ये होगा अदालत में, या तो फिर ये नौबत ना आने दें, और जब नौबत अदालत तक पहुंचेगी तो वहां ये सवालात होंगे। सही। दूसरी बात ये रही, इन्होंने कहा जी कि वो डिले करते जा रहे हैं वकील उनके, जी। और इसलिए करते जा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। पहली बात तो ये कि फैसला अगर जज साहब ने लिख लिया हुआ था और जज साहब के इनके अबू बकर साहब के बकौल फैसला महफूज था, फैसला महफूज, फैसले के वक्त वहाँ नहीं चेंज हो सकता,
यानी अदम एतमाद नहीं किया जा सकता जज पे। तो इस बात का जज साहब को भी तो इल्म होगा, ठीक है। तो अभी तो हम सुन रहे हैं कि अदालतें आज़ाद है, अभी तो बड़ा शोर मचा हुआ है कि अदालतें बेहतरीन जज साहब ने खुद कहा है कि इस स्टेज के ऊपर मैं केस को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये फिर जज साहब ही बताएंगे तो इतना प्रेशराइज वो कैसे हो गए? ऐसी कौन सी बात है जिस पे वो पहले फैसला किया हुआ है? पहली बात तो ये कि स्टेज पे है, ये फैसले से भी पहले उन पे अदम एतमाद किया गया था ना। जी जी बिल्कुल, उसको मुस्तरद कर दिया। सुने ना, या तो फिर उस वक्त ना मुस्तरद करते या फिर उसी वक्त कर देते कि ठीक है जी, या और नुक्ता ये दुरुस्त बात है, ठीक है ना, बनता तो उस वक्त था ना। बिल्कुल अगर अब उन्होंने किया है तो एक आप इस पे एतराज करें, अदालत में जाएं, पूछें कि जी ये क्यों किया इस वक्त, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस बेस पे सुमेरा किसी को मारना और वकीलों के जरिए उसको लगवाना सब दूसरा टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक वो लोग कह रहे हैं कि ये जो मेरा ख्याल है दोनों को मिक्स ना करें, वीडियो भी जो चल रही है ना, नहीं सुने ना, दोनों एक टॉपिक से रिलेटेड है ना। वो डिले हुआ है तो उसको बेचारे को कुट पड़ी है ना। नहीं देखिए बात सुने, एक बहस आज अगर फैसला डिले हुआ है, आज अगर फैसला है और दोबारा रिट्रायल की तो उनकी अपनी बात मानी गई ना। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर फैसला सुना दिया जाता तो खावर मनिका साहब को कुट पड़ती नहीं पड़ती ना। नहीं मेरा ख्याल है अगर वो रीजन क्या अगर वो रीजन ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये फिजिकली मारा है हजूरे वाला, इसका मतलब है कि इससे ताल्लुक तो है ना, ये ना बात करें। वो तो ये कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनसे भी हमारी दिल आजारी हुई, उसकी वजह से वो कह रहे हैं। दिल आजारी तो मैं अब क्या कहूँ, बहरहाल मामला ऐसा, हम इसमें डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन बहरहाल जो वकला भाइयों ने किया वो भी गलत है, और जज साहब ने जो किया इसकी कानूनी तौर पे, वैसे तो मैं प्रोफेसर साहब से कहूँगा अगर किसी न्यूट्रल वकील को वो ले लें बीपर पे तो उनसे हम अच्छी तरह पूछ सकते हैं कि क्या इस अच्छा मौके पे कोई और साहब आपने न्यूट्रल वकील आजकल नहीं कोई ऐसा बंदा जिनका ताल्लुक किसी पार्टी से ना, कानूनी तौर पे हमें ये बता सकें कि क्या इस मौके पे कोई और भी नज़ीर मौजूद है। बल्कि मैं गुजारिश करूंगा जी, सईद चौधरी साहब को अगर नंबर हो, शकील साहब आपके पास, उनको लाइन पे लीजिए, उनसे पूछिए, वो बड़े इस मामले कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं और बड़ी डिटेल से इन चीज़ों को जानते हैं। ठीक है। अच्छा अबू बकर साहब, रही बात यहाँ पर जज साहब पे प्रेशर डालने की ना, अब आपका ये कहना है कि जैसे जज साहब ने खुद भी कहा कि इस स्टेज पे जो है वो प्रेशर नहीं डाला जा सकता या फिर केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। प्रेशर तो जाहिर है कहा कि जी इसको ट्रांसफर नहीं, मैच्योर स्टेज है, मैच्योर स्टेज। जब इस तरह का मामला हो जाए और जज साहब भी फिर उठ के चले जाए, फिर इसका मतलब है पीटीआई जो इल्जाम लगा रही है वो फिर उसको फिर सही समझा जाए। एक सवाल सुमेरा हमें और पूछना पड़ेगा ना, एक सवाल, सॉरी, वो ये कि क्या जो नए जज साहब आएंगे जी वो यही फैसला सुनाएंगे जो महफूज हो चुका है, या फिर नए सिरे से कार्रवाई? देखें ना, आप कानूनी निकात आ गए, इस बारे में किसी कानूनी बंदे से पूछना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। देखें ना, बैकग्राउंड में एक ऐसा फैसला भी हुआ था, अगर आपको याद हो ना, वो जो एक टेरियन वाइट की जो वल्दियत का मामला था, उस पे जो 3 रुकनी बेंच था उसमें 2 जज, फैसला महफूज हो गया था, ठीक है, उसमें 2 जजेस ने अपने फैसले जो है अपलोड कर दिए थे, फिर वो फैसले वेबसाइट से हटा दिए गए और उसके बाद वो 6 महीने मेरा ख्याल है या 1 साल के लगभग उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक ऐसा फैसला जो हाई कोर्ट की सतह का महफूज हो चुका था, उसको दोबारा नया बेंच बनाकर दोबारा शेड्यूल किया गया। लेकिन उस बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने दोबारा अगले दिन, जिस दिन वो बैठे हैं, उन्होंने उसी फैसले को अपहेल्ड कर दिया। उन्होंने कहा जी वो ठीक था और केस डिसमिस। इसमें भी शायद नया जो जज साहब आए, वो बेंच ये कह सकता था कि वो फैसला पहले वाला ठीक नहीं था? मेरा सवाल ये है। देखें, कानून ज्यूरिसडिक्शन देता है तो उन्होंने कहा है, ये पूछने वाली बात है ना। कानून में ये भी अजीब लगता है जब फैसला महफूज हो चुका है तो नया बेंच कैसे तश्कील दे रहे हैं? ये हमने पहले कभी नहीं सुना। हम लॉयर जरूर है, हम लॉयर नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस हमने नहीं देखी कि मामले महफूज हो चुके हैं और नया बेंच तश्कील दे दे। अच्छा, ये देखें, कानूनी बात और प्रैक्टिस ये 2 अलग चीजें हैं, ये दोनों को देखना पड़ेगा। बात चीजें रिवायात का हिस्सा है, बात चीजें कानून का हिस्सा है। ठीक है, चलिए, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या ये जो आज का फैसला, ये मुनासिब बात है, ये वही बता सकते हैं जो कानूनी तौर पे जिस तरह से आज जज साहब को प्रेशराइज किया गया। अबू बकर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि कोई आइडिया हो रहा है कि फैसला क्या आने वाला था? देखिए, ये किसने प्रेशराइज किया? ये वाज़ेह है, इस केस में है खावर मानिका साहब ने, इस केस में है कुछ नहीं, ये हम इसको देखते रहे हैं। एक ऐसा मुकदमा जो 4-5 साल जिसके ऊपर वो खुद कहते रहे और वो उनके कैरेक्टर की, उनके किरदार की बड़ी जो है ना वो गवाहियां देते रहे, अचानक 2 महीने वो गायब रहे और उसके बाद फिर वो पिटिशनर बन गए
और एक ऐसे मामले में बन गया और फिर उनके मुलाजिमों के बयानात भी आए। और जितना हमने इस केस को देखा इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अबू बकर कुछ साहब भी नहीं है, महज शर्म और निदामत के सिवा कुछ भी अबू नहीं। बकर साहब अजहर सिद्दीक साहब हैं हमारे साथ, उनसे हम इस बारे में पूछ लेते हैं। जी नुखी साहब, आप इन पे कानूनी जो भी आप नुक्ता नजर जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी जी अजहर साहब ये बताइएगा, ये जो आज फैसला हुआ है जो सारा अदालत में हुआ इद्दत वाले मामले में, तो एक कानूनी पोजीशन बताइएगा, क्या जज साहब इस मरहले पर अपना जो फैसला महफूज किया गया था इस मरहले पर वो ये बात मान सकते हैं कि उन्हें उनके क्लाइंट को अदम एतमाद है तो इसलिए वो उसको छोड़ दें, फैसले केस ट्रांसफर कर दें? पाकिस्तानी अदलिया की तारीख बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। अगर आप बायस का और ये तरफदारी का इल्जाम अगर लगाते हैं जी, तो उसके लिए आपको साबित करना पड़ता है, आपको उसको देखना पड़ता है, आपको रियलिटीज में जाना पड़ता है। और इस पे इतनी जजमेंटें मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर। ये मैं नहीं मुनासिब समझता कि जज साहब को इस स्टेज के ऊपर जब सारी कंक्लूड होगी थी उन्हें भिजवाना चाहिए था। और अब अगला तकाजा जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब से है कि वो उन्होंने दबाव में आकर, उनके हद से नजर आ रहा है, वो बता रहे हैं कि कंप्लेनेंट किस तरह केस को ड्रैग कर रहे थे। और जिस तरह हम सब ने देख लिया कि केस तो बनता नहीं पाकिस्तानी तारीख में, अब यानी जब से पाकिस्तान बना तब से देख लें इस नौयत का केस ही कोई नहीं आया। और 1450 साल में भी अगर देखें तो अपनी नौयत का ये वाहिद केस, और शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा कि आप किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो है वो चीफ जस्टिस साहब को ये वापस भेज देना चाहिए कि ये वही जाके फैसला सुनाए। सारी बहस मुकम्मल हो गई है, अब रह कुछ नहीं किया इस केस के दौरान। और जो मजेदार बात है कि जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, 5 साल खावर मानिका साहब खामोश रहे, पता नहीं शायद दिमाग खराब हो गया था या घास चरने चला गया था, यानी उन्हें, और उसका सबूत ये है कि उनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि कमरे से जब बाहर निकले को 10-12 वकला को साथ लेके, पता नहीं उनमें वकला भी थे या कौन लोग थे, उनके साथ जो बाहर निकले हैं वो मुक्के लहरा रहे हैं। सर आपकी बात अपनी जगह, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि नुखी साहब ने आपसे सवाल पूछा है, चलें केस तो अपनी नौयत का ये पहला होगा, हिस्ट्री में भी देख लें, अब भी देख लें, लेकिन आज जो जस्टिस दिया गया अदालत में वो जानना चाहते हैं कि जो फैसला महफूज था, अब जो केस अगर ट्रांसफर हो भी जाता है तो वहां पर नए सिरे से कार्रवाई होगी या फिर यही महफूज फैसला सुनाया जाएगा? एविडेंस सारी मुकम्मल होगी हुई है सारे केस के दौरान, एविडेंस नहीं तो कोई रिकॉर्ड नहीं होनी है, ज्यादा से ज्यादा बहस होनी है। बहस, और मैं ये समझता हूँ ये बहस में आप अंदाजा लगा लें कितने महीने लग गए हैं। और आप ये इस स्टेज के ऊपर जो है ये केस ट्रांसफर नहीं हो सकता था, ये उससे पहले केस का, और ये क्योंकि दरखास्त वो खुद ऑलरेडी मुस्तरद कर चुके हैं बायस की ट्रांसफर करने की। वो जज साहब ने इस पे फैसला गालबन 30 अप्रैल को दिया हुआ है ऑलरेडी, वो इस पर अपना माइंड दे चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को ये फाइल वापस भिजवा देनी चाहिए कि वो बैठकर इसका, चले हो सकता है वो भिजवा ही दें। अजहर भाई हमें एक बता दें, एक मंजरनामा है जो अदालतों में हमें नजर आ रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं कि अदालतों में काली भिड़े हैं और वो बेचैन हुए जा रहे हैं कि जमानतें दे दें बानी पीटीआई को, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि आज महफूज फैसला भी, उस पर भी लेटर लिख दिया कि कहीं और ट्रांसफर कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक मुकदमे में देखा जिसमें वल्दियत का मामला है, फैसला महफूज था, फिर एक नया बेंच बन गया। तो ये दोनों तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं तो ये तो समझ नहीं आ रही कि मामला किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं आपको, बुनियादी तौर पर 6 जजेस ने खत लिख दिया, दबाव अदालतों के ऊपर मौजूद है, जजेस के फोन टैप करना, ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। जजेस की तजलील करना, खास तौर पर जो शहबाज शरीफ ने जो अल्फाज अदा किए हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट मैं तैयार करवा रहा हूँ, और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई बहुत जल्द उनके खिलाफ शुरू होनी चाहिए। और जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अब आपके बात बड़ी वाज़ेह है। देखिए टेरियन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, उनके भी हमें अदालतों पे वन वे और दी अदर एतमाद रखना है। अदालतें कल भी आम थी, आज भी आम है और आइंदा भी आम होगी। हमें अदालतों पे तो एतमाद रखना है, जितना मर्जी हम कर लें, जितना मर्जी खींच लें इन चीज़ों को, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि क्या ये निज़ाम जिस तरह चल रहा है ये निज़ाम इस तरह चल सकेगा? ये निज़ाम इस तरह चलना बड़ा मुश्किल है। नामुमकिनात में चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझको कि अब किसी एक को तो पिछली साइड पे हटना है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है सियासी जमातों को
आप ये सोचना चाहिए कि वो कब तक एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लेती रहेंगी और कब तक एस्टैब्लिशमेंट की मदद से अपने मजमूम मकासद पूरे करती रहेंगी। इन मामलात में हमें चाहिए, मैं तो आदर साहब एक सवाल का जवाब देते जाइए। ये बताइए, जो वकला हजरात ने खावर मनिका साहब के साथ सलूक किया वो ठीक था? देखिए, मैं पहले बताता चलूं, वो उनके अपने वकला ने प्लानिंग के साथ आए, वो हमारा कोई वकील नहीं था उस हवाले से। अच्छा। हमने इसकी ताकीक कर ली है, हमने इसकी बाकायदा कि मैंने जैसे बताया ना, कोई ये इल्जाम लगाया गया कि जनाब कोर्ट के रूम में चपेड़े मारी गई, बोतलें मारी गई, वो भाई एक बंदा अंदर से विक्ट्री का निशान बना गया, वो भी झूठ हुआ। अदालत के बाहर हुआ, ये वकला की अपनी लड़ाई थी, वो उसमें नहीं, वकला की लड़ाई में उन्होंने खावर मानिका साहब को क्यों मारा? वीडियो में तो खावर मानिका साहब को मार पड़ रही है ना सर। जिसका भी है वो बाकायदा उसके पास रेमेडी मौजूद है, दरखास्त जमा कराए, शिकायत दर्ज कराए, जो जिम्मेवार होगा वो आ जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, ना पाकिस्तान तहरीक ने ऐसा आपने। लेकिन वो शिबली फराज साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी फौज गुफ्तगू की थी, इखलाकियात से गिरी हुई गलीज गुफ्तगू की बेहुदा, इस वजह से उनके साथ ऐसे हुआ। वो तो एक रिएक्शन आ रहा है ना, वो गुस्से की शक्ल में आता है, वो अब जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इट मींस कि वो पीटीआई के वकला होंगे फिर, जाहिर है जिनको गुस्सा लगा होगा इस बात का। वो अदालत के अंदर ही गुस्सा का इजहार कर दिया था। अदालत के बाहर जो है ना, जो कुछ भी हुआ ये इसकी मजम्मत भी की जाती है और हम नहीं समझते ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने किया है। जिन्होंने किया है वो इसकी जिम्मेदारी। देखिए 9 मई का भी वाकया तो डाल दिया गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, अभी तक कोई एविडेंस सामने आ सकी। ठीक हो गया सर, वो तो अदालतों में चल रही है उसकी कार्रवाई। एक और बड़ा अहम इशू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन को जवाब दिया है, जो उन्होंने बल्ले के निशान के ऊपर उन्होंने एक अदालती फैसले पर तनकीद की थी और उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरत इस अमर की है कि जो बरतानिया है वो भी अपनी गलतियों का अजाला करे। उल्टा उन्होंने उनको कह दिया कि भी पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए थे उनके, तो फिर कैसे बल्ले का निशान उनके पास रहता है। मैं बताता चलूँ, सफाई निस्फ इक़बाल है जुर्म है। डॉक्टर अनवर सजाद ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। ये जो लफाज यानी कि जरूरत क्या थी सफाई की, यानी इसका मतलब क्या है कि दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट तो है ना किसी के, और वो जो मैंने तो खत समझा, मैं तो बड़ा नामुनासिब समझता हूँ कि आप एक चीफ जस्टिस के तौर पर ये मैं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी समझता हूँ। तो चीफ जस्टिस के कहने के जैसा भी लिखा है ये बनता है नामुनासिब और वकला इसको अच्छा नहीं समझते हैं। आपने अपना फैसला दे दिया, बात खत्म, वो फैसला उनके पास मौजूद है, वो फैसला पढ़ लेंगे। आप वजाहत कैसे कर रहे हैं? आप कहते हैं जी 12 दिन में मैंने इलेक्शन कराया। ओ भाई, इलेक्शन कैसे 12 दिन में हो गए? 90 दिन, 1 साल से ज्यादा असेंबलियां ली, आप लोग खामोश रहे उस सारे मामले में। और आपने कोई यानी लड़ाई और झगड़ा अगर सदर का और अपना अगर किसी का था तो उसको रिजॉल्व तो आप सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों ने करना था। आप लोगों ने तो केवली बैठ के जो जहां तक बल्ले का निशान लेने का है वो अभी आ गया है। एक बिला मुकाबला नवाज शरीफ भी मुंतखब हो गया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करती है और क्या देखती है। और वो वैसे भी सेक्शन 215 वो तो किसी ने कागजात ही नहीं जमा कराए, तो वो तो होना ही था ना। उन्होंने अब कागजात जमा कराते तो तभी होता ना। अब वो तो उनकी आपस की बिला मुकाबला का लफ्ज कहा था, कराया या नहीं कराया ये एक अलग इशू है। ठीक है। और हमें को वोट है। आज तक जिन लोगों के बारे में ये कहते रहे अगर डाल के अगर देखा जाता तो वोट कितने लेकर फिर रहे हैं, उनके पास तो एक वोट नहीं है, वो साहब का अपना वोट ही है फैमिली का। ठीक है। सबने देख लिया कि ये रिकॉर्ड पर देखें। दूसरी बात बड़ी यार, ये अपना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में ये फैसला तय हो गया था कि पार्टी इलेक्शन कोई नहीं। और सेक्शन 215 जो है जो पार्टी से इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार था वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। ऐसे तो आपसे पार्टी बैन कर दी है। और ये मैं इसको ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूँ। जनवरी से ये मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं हाईकोर्ट के अंदर, लार्जर बेंच बन चुका हुआ है और लगा नहीं रहे। और सेक्शन 215 की हद तक सुप्रीम कोर्ट मेरा जहां तक ख्याल है वो फैसला एरो नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक हो। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर साहब जी माशाल्लाह सुमेरा, अजहर सिद्दीक साहब ने मैंने तो साहब मैं भी वही बात करने लगी थी। कितना अच्छा और न्यूट्रल उन्होंने बंदा ढूंढा और जिन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल। मुझे जब शकील साहब ने मेरे कान में बताया ना अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ है, तो मैंने उनको एक स्माइल ही दे सकी और मैं उनको क्या अब देखें नहीं अच्छा है उन्होंने। अबू बकर साहब बात सुने, बात दफा ना हमें सिर्फ टू दी पॉइंट बात कानून की करनी होती है। दरमियान में जो सियासी बातें हैं वो तो फिर सारे ही कर रहे हैं, उसमें हम क्या नहीं चले। जो नुक्ता नजर था वो तो हमें मिल गया। और एक और बात इन्होंने जो कहा ना जी कि वो अब इधर भी तो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं जी, इसके खिलाफ अदालत, ये अब पॉइंट सुन लें। हाँ जी, पीटीआई के खिलाफ क्यों इलेक्शन के खिलाफ क्यों एक्शन हुआ था?
ये ज़रूरी है कि आपकी पार्टी का ही कोई रुकन उठ के जाए और आपके खिलाफ दरखास्त, और वो ऐसा हुआ और वो गए, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या नाम है उनका, वो जो जिन्होंने अब मेरे भी अकबर एस बाबर साहब, सॉरी, बिल्कुल। अकबर एस बाबर, इस मामले में भी कोई चला जाए तो हो सकता है, वैसे या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हो क्या सकता है ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन उस पे अगर कोई नून लीग की पार्टी में से कोई जाता है और वो कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, वो अपना बताता है कि यूं ऐसे, तो उस पे भी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा ये कहना कि कोई भी पार्टी अब इलेक्शन करवाए तो उसके साथ वही होना चाहिए जो पीटीआई के साथ हुआ है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इलेक्शन हुए, आपने देखा लोग बैठे, किसी पेशावर के गांव में नहीं इलेक्शन हुए, नहीं, चूंकि उसमें ना एक एतराज ये था, गांव या शहर की बात नहीं है नोखे साहब, एक ये भी था कि बिला मुकाबला कैसे हो गए। हाँ सुने, नहीं लेकिन तो इसमें भी ये इक्वेशन है, शायद इसलिए पीटीआई मिक्स कर रही है। अदालत ने ये एतराज नहीं किया था, ये ज़हन में रखिएगा। ये वैसे ये रिमार्क्स रिकॉर्ड पे रिमार्क्स थे, एतराज नहीं था, ये नुक्ता एतराज नहीं था ये। हाँ, लेकिन बिला मुकाबला तो जाहिर बात है, जिस पार्टी का जो लीडर खड़ा होगा, जिसकी वजह से पार्टी चल रही है, उसके मुकाबले में कौन आएगा? बिल्कुल सही है, ऐसा और जो आएगा भी उसको एडवांस पता है कि मैंने हार जाना है। एग्जैक्टली, तो हारने के लिए उसने तो काम ही खराब करना है ना अपना, ठीक है। और वो सारी जिंदगी के लिए नजरों में रहेगा, भी यह बंदा खड़ा हो जाए, वो रहेगा ही नहीं फिर उस पार्टी में। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अजहर सिद्दीक साहब से भी यही सवाल पूछा, और अबू बकर साहब आपसे भी यही मैं बात करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है उस पर आपका क्या कमेंट है? उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है, अब बारी जो है अब बरतानिया की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लेटर है इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो इसका बैकग्राउंड है, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उन्होंने जो बात की थी पाकिस्तान में इलेक्शन का, जो एक मंजरनामा था जिसको अमूमन हम डिस्कस करते रहते हैं। जी जी, जाहिर है ये बात हमारे घर की है, यहाँ हुई है तो बाहर तो निकलेगी। ये कांग्रेस कमेटी में भी हमने सुनी थी और फिर इस पर स्टेटमेंट्स भी आई। फिर जो तर्जमान है वाइट हाउस के, उन्होंने भी इस पर अदम इत्मीनान किया था कि जो सारा प्रोसेस था, और फिर इन्होंने भी ये बात कर दी है। और इसके बाद ये जो बल्ले वाला इंतखाबी सैम्बल निशान जो वापस लेने का मामला है, इस पे मेरा ख्याल है बातें तो होती रहेंगी और ये एक नज़ीर भी बनेगा फैसला, और इसको अब आप तारीख के औराक से खुरच नहीं सकते। तो अगर आपने इस तरह इनके जवाबात देने हैं किसी बाहर के किसी सफ़ीर की गुफ्तगू के, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। मैं तो पहले इस पर बात करता हूँ कि आप क्या जवाब दें ब्रिटिश हाई कमिश्नर को। क्यों आप अपने आप को क्यों इस लेवल पे लेके जा रहे हैं? आप इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत हैं, जैसी भी हैं, हमारे सॉइल के ऊपर हमारी सबसे बड़ी अदालत हैं। हमारे मामले जैसे भी हों, आपस में जितने डिफरेंसेस हों, वो इन्हीं अदालतों में जाकर सॉर्ट आउट होने हैं ना। जी बिल्कुल। क्योंकि देखें ना, इसी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला ये भी आया, फिर इसी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इसको उन्होंने कालादम भी करार दे दिया। जी बिल्कुल सही है। वो कि जो डैमेज उस फैसले में पीटीआई को पहुंच गया उसका तो कोई नहीं हो सकता, ठीक हो गया, क्योंकि वो तो अमलन एक तरह से पार्टी बैन हो गई ना वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि क्यों हम इस सतह पे जा रहे हैं। हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, चीफ जस्टिस सबसे बड़े इसका जवाब हम वो कोई जवाब दे थोड़ी है, इसका जवाब हम साहब से भी ले लेते हैं। हम आजाद हो गए, थोड़ा इसका ख्याल करना चाहिए। इस तरह का अदम इत्मीनान का इजहार तो तकरीबन हर इलेक्शन के ऊपर इस तरह से आता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो क्यों जवाब देना उनके लिए इतना जरूरी हो गया? जवाब ना देते तो अच्छी बात थी, अच्छी बात, लेकिन जवाब देना सुमेरा बाज़ औक़ात सफाई देना नहीं होता। अच्छा, आपको बाज़ औक़ात रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी करनी होती। ठीक है, रीजन बताइए उन्होंने आपको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना होता है। तारीख का हिस्सा ये तो रहेगा कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया, लेकिन तारीख का वो वर्क मेरा ख्याल है शायद फट चुका है जब सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से निशान छीन लिया गया। और तारीख का वो वर्क नहीं वो कहाँ उसका हवाला दिया जाता है, वो खत्म हो गया ना वो तारीख का हिस्सा। नोखेस भाई, ये बेहतर ना होता कि फॉरेन ऑफिस इसे एड्रेस करता? नहीं, मेरी बात अदालत की बजाय मेरी बात सुनो, ये तो सफारतकार का मामला है। तो मैं तो कहता हूँ कोई भी ना करता, ठीक है, हमारे कहने से क्या होता है, हमारे कहने से क्या होता है। लेकिन बात यह है कि जिनके खिलाफ बात की गई थी उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अपना एक बयान जारी कर दिया, और वो बयान इसलिए, मैं अब मुझे पूछे तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सारी बातों में आपको हम समझते हैं कि कोई अगर बोला है तो वो वजाहत दे रहा है। सही है भाई। बहुत मुझसे सुमेरा एक साहब ने पूछा, कहने लगे जी जो बंदा अपने आप को कहे ना मैं पागल, मुझे बताने लगे कि जो बंदा अपने आप को पागल ना कहे ना कि मैं पागल नहीं हूँ, वो असल में पागल होता है।
सही है। मैंने कहा आप पागल हैं, आगे से चुप हो गए। जाहिर है वो यानी कैसे मैंने कहा कहेगा? जो अल्लाह खुदा के बंदे जो सही होगा वो भी कहेगा ना कि मैं नहीं पागल, जाहिर है बिल्कुल। तो आप उसे भी पागल के खाते में डाल दें, और जो कहे मैं पागल हूं वो तो खैर है ही है, तो सारे नु पागल बनाई जाओ। इसलिए हर चीज में अबू बकर साहब वजाहत नहीं होती, कुछ चीजों के बारे में बताना। तारीख का हिस्सा अगर वो रहेगा ना, ब्रिटिश हाई कमीशन वाला बयान या उनकी रिपोर्ट, तो ये जवाब भी रहेगा। उसको तो ये जवाब भी सुने, वो तो क्यों तारीख का हिस्सा रहेगा, ये फैसला रहेगा। हमने तो ये मेहनत तो भाई इस फैसले पे जब बात चलेगी तो उनका भी हवाला आएगा ना, ठीक है, कि उन्होंने ये कहा तो उसके बाद आएगा फिर इन्होंने ये कहा। ठीक हो, बात यहाँ खत्म हुई है कि इन्होंने एक वजाहत, मैं फिर वही वजाहत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तारीख की दुरुस्ती के लिए उन्होंने बता दिया कि ये इस तरह से नहीं हुआ। और बाय द वे जी जी, ब्रिटिश हाई कमीशन को भी चाहिए था कि वो इस चीज की डिटेल तो ले लेते। यानी उन्होंने कहीं से सुना, कहीं से देखा, कुछ पढ़ा, इस बारे में मुखालफिन से भी राय ली जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इस बारे में तभी रिएक्शन देते वो। नहीं, मेरा ख्याल है होमवर्क तो नौखे साहब होता है इस तरह के सफारतकारों का, वो सबसे मिलते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है मौजूदा लेकिन जनरली उन्होंने बड़े ओहदेदार हैं, उनसे इनकी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, ठीक हो गया, इनकी मुलाकात है। मेरा नहीं ख्याल जनरली उन्होंने अपना एक नुक्ता नजर बता दिया। जी जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है कि नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी सदारत संभाली, उसके बाद पीटीआई जाहिर है उनके ऊपर अब तनकीद कर रही है कि जी उनके मद्दे मुकाबिल किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, कोर्ट जाना चाहिए। उस पर नखीर साहब ने भी कह दिया कि पार्टी के अंदर से अगर कोई कोर्ट जाएगा तो तभी उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। अबू बकर साहब, इस वक्त पीटीआई जो इसके ऊपर तनकीद कर रही है, क्या वो ठीक है लॉजिकली? देखिए, एक है कानूनी पोजीशन कि इसको चैलेंज कैसे किया जा सकेगा। पहले नोखेज भाई ने उस तरफ एक इशारा कर दिया कि कोई पार्टी मेंबर हो या उसका कोई रुकन हो या इसके ऊपर जो भी लीगल पोजीशन है, और इसके खिलाफ अब पीटीआई की तरफ से या डिफरेंट वकला या आम शहरी के तौर पर कुछ लोग जरूर इसे जाकर चैलेंज करेंगे, और उसके बाद हो सकता है ये मामला मेंटेनेबल ना हो या शायद फिर मेंटेनेबल बन जाए, तो इस पर तो कोई पोजीशन वाजे आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो बेचैनी है वो तो इस पे बड़ी वाजे है और क्लियर भी होनी चाहिए और रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए कि एक ऐसी जमात जो है जिसका सैंपल वगैरह छीना गया, जी उनके साथ रिसेंटली ऐसा हुआ और यही कहा गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें ओपननेस नहीं है, इसमें प्रॉपर पूरा मौका नहीं दिया गया, पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, और इसमें एक ऐसी प्लेस रखी गई जो शायद पता नहीं गांव है या जिसको जजेस नहीं जानते। जी। तो फिर इस तरह के अगर सियासी मुकदमात जाएंगे अदालतों में और इस तरह के फैसले आएंगे सियासी जमातों के और सियासी डिवाइड उससे बढ़ेगी, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इस तरह के जो शानदार इलेक्शन मॉडल टाउन में हुए, माशाल्लाह 180 में हुए, बड़े ओपननेस में हुए और लोगों ने जमहूरियत की मेराज पर हुए, तो उस पर एतराज़ तो लोग करेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर इसका जवाब तो अदालतों में आएगा। लेकिन ये ऑप्टिक्स जो है ये कतई तौर पर जमहूरियत के लिए ये कोई खैर खाई नहीं है। ये सियासी जमातें फैमिली इंटरप्राइजेस बन गई हैं। अच्छा, फैमिली इंटरप्राइजेस बन गई हैं। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वोटर और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये जो तरीक़ाकार है ना, इस तरह सदारत को अपने घरों में रखने का, बार बार सदर मुंतखब हो जाना और 20 बार एक दूसरे को भाई हैं फिर भाई नहीं है तो वो हैं, उन्होंने 3 दफ़ा उन्हें वज़ीर आला बनाया, उन्होंने 2 दफ़ा अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाया, 3 दफ़ा फिर उन्होंने उनको 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, बेटी को वज़ीर आला ये काम मेरा ख्याल है इसको ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। ये किसी सेक्शन में हो, किसी जमात में हो, इवन पीटीआई में हो, हमें इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, चूंकि अब चैलेंजेस इससे आगे बढ़ गए। पाकिस्तान की सियासत आखिरी लाइन नहीं, सियासत और हालात खड़ा पानी थोड़ी होते हैं कि उसमें मच जाए। पीटीआई में भी गलत हो तो ठीक है, खड़े पानी की कैफियत है नौखे साहब, इससे बाहर निकले हैं, इससे बाहर निकले। मुझे निकलने तो दें बाहर, आप चुप करेंगे तो मैं बाहर निकलूंगा। मैं तो निकलता हूँ तो आप काम खींच लेते हैं। सुन लेना, पहली बात तो ये मैं गलत ये बात कर रहे हैं कि जी फैमिली इंटरप्राइजेज और ये और ख़ानदान में नहीं होनी चाहिए। सुने, एक वकील का बेटा अगर वकील बन जाता है तो गलत है, और उसका आगे वकील बन जाता है बेटा तो ये गलत है।
एक जज का बेटा हिस्सा बनना गलत भाई, नहीं उधर ही आ रहा हूँ, क़यादत सिर्फ उस खानदान पे क्यों हौसला रखे, उधर ही आ रहा हूँ, पे क्यों मेहरबान होती है, बस ये प्रॉब्लम है। तो ये मैं जवाब दूं कि पॉलिटिक्स में आए, ये मैं जवाब दूं कि ना? जी बिल्कुल, आप नहीं देने दे रहे मुझे सर, आप सिचुएशन को गलत पेंट कर रहे हैं। सिचुएशन को पेंट करके आगे चलना चाह रहा हूँ। जी, दूसरा पेडल भी मारने दें, आपकी मेहरबानी। मैं साइकिल नहीं, अभी हम ब्रश मारे सर, अभी आप पेंट कर रहे हैं। आपको कहा चलने तो दें साइकिल, आप तो सड़क पे आने ही नहीं दे रहे। जी लुखैर साहब जी। तो इसी तरह जिस तरह प्रोफेशनली लोग आते हैं किसी प्रोफेशन में, सियासत में आने की सुमेरा इस मुल्क में इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो सियासतदान, आप शुरू हो जाएं भुट्टो फैमिली से, मैं उनकी पहले भी एक दफ़ा जिक्र हुआ था, मैं उनकी तस्वीरें देखता था जी। अभी भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, क्या खूबसूरत फैमिली। भुट्टो साहब हैं, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर, बेटे बेटियां, खुश माहौल में बिल्कुल, और वो खड़े हैं। कोई तसव्वुर कर सकता था कि इस फैमिली के साथ क्या होने वाला है? अब कोई भी नहीं है। और उस फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि वो फैमिली सियासत में आई, पॉलिटिक्स में थी, पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में आते ही इस मुल्क में क्या क्या कुछ होता है, हो गया शुरू। मरियम नवाज के बारे में एक जुमला नहीं हमने कभी सुना था जब तक वो मंजर आम पे नहीं आई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो ही वो मंजर आम पे आई, एक तमाशा शुरू हो गया कि ये हर वो बंदा जो सियासत में आया उसने इसकी कीमत अदा की। ठीक है, लोग शहीद हुए, लोगों को गोलियां मारी गई, लोगों को जेलों में डाला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इक़्तिदार तो मिला ना। इमरान खान थे ना इसमें क्रिकेट में, तो भाई वो क्रिकेट में तो हमारे भी वो हीरो हैं, हमने भी उन्हें हीरो माना। तो उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सियासत में आए तो कीमत अदा कर रहे हैं ना आज। बिल्कुल। तो लिहाजा जो लोग इस सियासत में आते हैं और अपने बच्चों को लाते हैं, आप यकीन करें सुमेरा, वो पता नहीं कितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं। इस मुल्क में रहने का मुझे तो लगता है असूल ये है, आपकी एक आटे की मिल लो और आप चुपचाप उसमें से जो मर्जी बिजली चोरी करके ये फलाना गुमनाम सी जिंदगी गुजार दें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। सियासत में आने का जो लोग हौसला करते हैं ना, उनको ताने ना दें। ये लोग जितना कुछ सियासतदानों ने सहा है वो आप तसव्वुर कर सकते, किसी भी सियासतदान का नाम लेके देख लें। तो लिहाजा ये कहना कि जी वो फैमिली एंटरप्राइजेज है, लोगों ने खून दिए हैं, ठीक है, अपनी फैमिलियां कुर्बान की हैं, ठीक हो, तब वो आए हैं सियासत में। बिल्कुल। और ऐसे मौकों पे भी वो सुने आर्गुमेंट को इक़्तिदार भी तो मिला है। आप फिर मेरा साइकिल रोक, आप फिर साइकिल रोक रहे हैं, साइकिल गलत सिमत में जा रहा है। सर आप जाने देना, जाने दें, मैं आपके ट्रैक पे नहीं घुसूंगा, लेकिन सुने, जब हम ये कहते हैं कि जी फैमिली एंटरप्राइजेज नहीं होनी चाहिए, अमेरिका में तो नहीं होता, एक सदर हमने देखा 2-2 दफा मुंतखब हो जाते हैं सदर। ठीक है, उनकी फैमिलीज भी सियासत में होती है। सर सुन तो, पार्टी एक खानदान की जागीर बन जाए, ये दूसरी कैफियत है। सुन तो लेना, सुन तो लें। और ये मेरा मतलब है कि अब पार्टी एक खानदान की जागीर उस वक्त बनती है सर, सारी जब कुर्बानियां उस खानदान ने दी हों। एक खानदान ने सारी कुर्बानियां दी हो तो पार्टी दूसरों की मल्कियत होती है। यहाँ तो जो सुमेरा जो लोग इसमें आते हैं, गद्दियां ना, गद्दियां आप समझती हैं ना, जो रूहानी गद्दियां हैं, उन पे भी लोग अपने लोगों को बिठाते हैं। और सियासी जमातें क्यों नहीं दूसरों को आने देती, ये ज़हन में रखें। आप मुझे बताएं, जमहूरी जमातों में और मजहबी गद्दियों में फर्क होना चाहिए ना। सुने, ये कोई सजादा नशीनी का मामला तो नहीं है। हुजूर मैं मिसाल देता हूँ, आप 1.5 घंटे का जवाब देते हैं। मिसाल इसलिए रेलेवेंस होती है, बात सुन के जवाब दे दीजिएगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। आप इन बातों को नोट करते जाएं, मैं इसके बाद जवाब दे दूंगा। पेन पकड़े ना जरा मेरे सामने, ठीक है। तो इन लोगों को ये कहना कि जी वो तो मरियम नवाज की कम वो है मेहनत, ठीक हो गया। मियां साहब बाहर थे और मरियम ने जिन हालात में पार्टी को संभाला, कोई और था मुझे बताएं। अच्छा, जब पार्टी के लोग नहीं थे तो आपको याद होगा मियां साहब जब जद्दा थे तो पीछे काफ लीग थी, क्या बना था? उड़ गई थी ना सारी पार्टी। बिल्कुल सही, काफ लीग बन गई थी। इसलिए ये कहना, और उनको लोग वोट देते हैं, जो लोग खुद पीटीआई में भी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी फैमिली है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये कोई बात है कि किसी की फैमिली जो है ना उसको नहीं आना चाहिए सियासत में? लेकिन आप ना वोट दें, अवाम ना वोट दें, वो नहीं जीतेंगे। आप जब वो पार्टी को वोट दे रहे हैं ना, जब सुने ना, तो फिर पार्टी है, हम अवाम समझ रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं उन्हें ये कबूल है ना, उन्हें ये कबूल है ना कि फलां फैमिली आ जाए। चलें, ठीक हो गया। उसमें हम आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? अब अबू बकर साहब बोल रहे हैं। अबू बकर साहब शॉर्ट आंसर दीजिएगा, फिर अगले टॉपिक में। ये जो आर्गुमेंट हैं बड़े आउटडेटेड हैं, जमाना कयामत की चाल चल गया सर। नोखे साहब इस तरह ना करें। अबू बकर साहब कहते हैं अब आगे बढ़े आप, बस ये जानशीनी नहीं है। मुल्क के चैलेंजेस इससे बड़े हैं, अपनी जात से ऊपर उठें, बच्चे आपके पॉलिटिक्स में आए। लेकिन क़यादत बड़ी मुश्किल, देखें ना 40 साल हो गए क़यादत इस घर से निकल नहीं रही।
और यही काम जो कुर्बानियां बानी पीटीआई, मैं आपकी बात काटता हूं ना, 40 साल आप कह रहे हैं, जरा पूरे तो करवाएं 40 साल। बानी आप 40 साल 85 से क़यादत है ना उनके पास, नहीं क्या हो गया? क्या क़यादत है? कितने साल रही है उनकी हुकूमत? ये बोलने में कितना आसान है 40 साल। मैं इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी पर कंट्रोल की बात कर रहा हूं। वो 40 साल से है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैक्ट है। नहीं, पार्टी के लीडर है, वो कायद है, वो कैसे किसी और के हाथ में पकड़ा दे? लेकिन ख्वाजा साद रफीक को कहे कि आ जाएं आप बागडोर संभाल ले, फकान अब्बासी को कहे जमातों को आगे जाना पड़ेगा। अब बानी पीटीआई है, उनकी कुर्बानियों की ये बात करें, लेकिन ये किसी तौर पर लायक तहसीन नहीं होगा कि उनके बच्चे आकर पार्टी में बैठ जाएं, उनकी बहन पार्टी को संभाल लें। ठीक हो, अभी भी किसी हद तक उन्होंने अच्छा किया है कि एक ऐसा रिश्तेदार नहीं जिसको उन्होंने एमएनए का टिकट दिया। आप मुझे बताएं ना पार्टी, ये अच्छी बात है। अगर जिसने ये कल्चर शुरू हो जाएगा, हम जमात इस्लामी पे क्यों नहीं तनकीद करते, उसकी तारीफ करते हैं। जमात इस्लामी तो ये तहसीन करते हैं, मामले में बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन का प्रोसेस ये अच्छी मिसाल है, इसको फॉलो करें सियासी जमात। मैंने कहा चले आगे बढ़ते हैं। चलें, अबू बकर साहब ने कह दिया। हाँ जी, हाँ, उन्होंने बात कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अबू बकर साहब, तहरीक इंसाफ के दौर में जो करप्शन हुई, कह रहे हैं कि जो उसकी आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ। आरिफ नकवी साहब को कौन नहीं जानता, गिरफ्तार भी हुए वो, और अबराज ग्रुप वाले। जी बिल्कुल। दिसंबर 2018 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर के ज़िम्मे 138 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी। सदारती ऑर्डिनेंस 2019 के तहत हुकूमत ने 69 अरब रुपए जो हैं वो मुआफ़ किए, और यही आरिफ नकवी साहब जो हैं इन पर मुबैना तौर पर पीटीआई को फंडिंग का इल्ज़ाम भी है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक को 3 साल में 173 अरब 74 करोड़ रुपए की RLNG फराहम भी की गई। और भी कुछ पॉइंट्स है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अब ये चीज़ें मंजर आम पर आई। देखिए सुमेरा, जो तफसीलात आपने बताई हैं, कमोवेश ये पहले भी 2-3 साल से ये गर्दिश कर रही थी। बड़ी संगीन इल्ज़ामात हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। अब चूँकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं है, अब बानी पीटीआई की हुकूमत नहीं है, तो अब इस पर तहकीकात भी ओपन होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए। और जहाँ जहाँ वो गिल्टी हैं, जहां जहां उन्होंने मफादात के टकराव का शिकार हुए हैं, वो सामने भी आना चाहिए। उनका तो एक ही नारा होता था, करप्शन, करप्ट फैमिली है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस पे फुली तहकीकात होनी चाहिए, तमाम इन्वेस्टिगेशन के इदारों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, और ये किसी तौर भी इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिक्स में। एक तो ये कल्चर भी है, बड़े अफसोस के साथ। लेकिन आपको याद होगा पीटीआई दौर में बहुत से कर्ज भी माफ किए गए थे। जो भी हुकूमत जाती है उसके बाद हमें पता चलता है कि फला सेक्टर में रिकॉर्ड करप्शन हो गई। ये आप मुशर्रफ साहब के दौर से देख लें जो हमारी याद में है, फिर आप गिलानी साहब की हुकूमत या जरदारी साहब का आप टेन्योर देख लें, फिर मियाँ साहब का देख लें। मेरा ख्याल है कि अब ये कल्चर कंटिन्यूटी के साथ इसको रिफाइन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद इस जुमले का करके बेनिफिट ऑफ डाउट हम किसी को नहीं दे सकते। कुछ भी इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए और इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए, और फिर उसके बाद जो भी पेनल्टीज जिसके जिम्मे बनती हों, जिसको जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए, वरना ये हमारी सोसाइटी में नॉर्मल होता जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक रिवायत कायम हो जाएगी। अच्छा नोखे साहब, इतना अच्छा अबू बकर साहब ने जवाब दिया, यकीन करें तो मेरा दिल चाह रहा था मैं मिठाई मंगवाऊं और अबू बकर साहब का मुंह मीठा कराऊं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है सर। नहीं, इसमें मैं कहता तो दूसरी राय आ जानी थी सर। आप लेकिन आपने चूंकि कहा है तो बल्कि दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं दूसरा रुख आना चाहिए। मैं तो मुत्तफिक हूँ आपसे, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ये जो इन्होंने कहा ना कि एक हुकूमत चली जाती है तो फिर उसका करप्शन सामने आती है जी, वो आनी ही तब होती है। जाहिर है उनके दौर में कैसे, जब लेकिन बाज़ औक़ात सिंक्रोनाइज नहीं होती, अकल और दलील नहीं मानती। जैसे डॉक्टर जो पीटीआई की आई है, इस पे अकल और दलील मान रही है आप? किस पे? ये जो करप्शन है, इस पे आपकी अकल और दलील मान रही है? नहीं, देखिए अर्ज ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वैसे अकल एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, वरना तो इल्जामात लगते रहते हैं। वो तो डॉक्टर सोमरू साहब पे भी बड़े लगे, हमें लगा कि 400-500 अरब रुपए शायद इतना बड़ा स्कैम आ गया। हमने देखा तब बड़ी ट्रांसमिशन हुई हैं, ये 3-4 साल पहले की बात है। ठीक हो गया। तो ये तो पाकिस्तान में ये कल्चर आम हो गया, इसको रोकना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। नुक़ी साहब, लेकिन आपको याद होगा मैं अबू बकर साहब से भी यही बात करी थी कि पीटीआई के दौर में बहुत से लोगों के कर्ज भी माफ़ किए गए, एक बात। और दूसरी बात ये, इज दैट पॉसिबल के ऊपर एक लीडर बैठा हुआ है और उसकी सुपरविजन में बाकी सारे वुज़रा और मुशीर हैं, और वो उनमें से अगर कोई करप्शन करता है तो लीडर को पता नहीं चलता है?
ये सवाल तो अबू बकर साहब से बनता जी, मैं इसका जवाब नहीं ओवरऑल पूछ रही हूँ ना, मैं सिर्फ एक पार्टी का नहीं पूछ सिर्फ अबू बकर साहब जवाब देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए पानी पीटीआई का दौर चूंकि हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है। ये बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए। ये जो टैक्स एमनेस्टीज हैं जी, जी। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो रियल एस्टेट में सवाल ये नहीं है उनका, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो आप एमनेस्टीज दे देते हैं कि जी आप अपना जिस तरह की आपकी बनी है आप ले आएं और पार कर लें, आप रियल एस्टेट में चले जाएं। एक प्ली बार्गेन भी जी ये प्ली बार्गेन भी है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और लेकिन बात यह है कि नैब एक आईनी इदारा है, उसका जो मैंडेट है मुशर्रफ साहब के ज़माने से दीगर हुकूमतें भी आई हैं, इस चेक को नहीं तब्दील किया गया, ये कर देना चाहिए। ठीक है, इमरान हुकूमत को तो लाजमी तौर पे करना चाहिए था, अबू बकर साहब उन्होंने नहीं किया, ये भी बड़ा जुल्म है। प्ली बार्गेन कहते हैं जी भागते चोर की लंगोटी। जब किसी से कुछ नहीं मिल सकता और इतनी अमाउंट, एक दलील ये भी है, एक अमाउंट उससे हासिल हो सकती है जितनी, तो फिर क्या किया जाए? वैसे तो प्ली बार्गेन का मतलब है कि मुल्जिम अपना इकबाल जुर्म कर रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन वो सवाल अबू बकर साहब से सुमेरा आपने अभी भी नहीं पूछा, दोबारा उसका जवाब दे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, ऊपर एक लीडर है, उनकी सुपरविजन में वज़रा भी हैं, मुशीर भी हैं, तो ये वज़रा या मुशीर इनमें से कोई भी अगर करप्शन करता है तो लीडर लाइल्म होता है, रिस्पांसिबल है, उसको इल्म भी होना चाहिए। अगर वो ला इल्म है तो फिर ये बहुत बड़ी नाअहली है। इल्म में आए बगैर करप्शन हो सकती है? नहीं, देखिए बात सुने, प्राइम मिनिस्टर जो है जरूरी नहीं होता कि हर मामला जो है वो उनकी ऐन नाक के नीचे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। वजीर आजम को बाज़ औक़ात जो है वो डेलिब्रेटली गुमराह भी किया जा रहा होता है। अच्छा। लेकिन जो फाइलें, जो फैसले कैबिनेट से या उसके इख्तियार से होती हैं, लामुहाल तौर पर वो उसका जिम्मेदार है। ठीक है। अगर उसको जाने या अनजाने में कहीं साइन करा लिए गए, कोई ऐसा फैसला हो गया, जैसे इमरान हुकूमत में हमने देखा था कि एक शुगर की एक्सपोर्ट का मामला था, ठीक है, वो उनके फैसले थे, उनके कैबिनेट ने किए थे, वो बारहा कहते रहे कि हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन की है और ये हमें फैक्ट जो है जुल्फी बुखारी वाला केस हुआ, लेकिन वो उसके जिम्मेदार है, 190 मिलियन वो उसके जिम्मेदार है। नहीं अबू बकर साहब ये बताइए कि अगर वो तो उनके घर की बात है, ये सब जुडिस मामला है, मैं जज नहीं हूं, वकील भी नहीं, ये मैं वैसे पूछ रहा हूं, नहीं इसका जवाब नुकैसा साहब आप ही कल भी एक छापा लगा है, इस पर आप मुझसे क्या निकलवाना चाहते हैं? अदालत ने फैसला दिया, अगर हुक्मरान को, ठीक है ना, उनकी नाक के नीचे हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता छोटे मोटे, अगर हुक्मरान को कोई आके खुफिया एजेंसी वाले बताएं कि भाई साहब ये हो रहा है और ये कर रहे हैं या कर रही हैं जो भी, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? नहीं देखें, अगर ये पोजीशन है तो ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव के अंडर हैं खुफिया एजेंसियां, वो भी एक खास मैंडेट के तहत एग्जीक्यूटिव। इसका जवाब मुझे आपसे भी चाहिए। उनकी ड्यूटी है, जब आ गई है तो ज़ाहिर है उन्हें काउंटर चेक करने के बाद, ठीक है जी नुकैसा साहब, नहीं वो फैसले बाज़ को इवेंचुअली गलत निकल आते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर उनको पता चल जाए, उनको खुफिया एजेंसीज आके बता दे, पता चल जाए कि ये कुछ हो रहा है, तो उसको क्या करना फैमिली चाहिए? में करप्शन हो रही है और एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी उनके सामने आ जाए। ये हेयर एंड से है, इस पे मैं नहीं कोई फैसला कर सकता। बेसिकली आप में जाए, प्रूव हो जाएगा तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ऐसी तो बेशुमार कहानियां उसमें अदालत में ले जाने का इख्तियार किसका है? एजेंसी का या हुक्मरान का? ऑब्वियसली हुक्मरान का ही है। कोई भी जा सकता है, आम आदमी भी जा सकता है, ये पब्लिक का मामला है, पब्लिक एक्सचेकर का मामला होता है, मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं। समझ तो लें भाई, खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी एक हुक्मरान को कि आपकी फैमिली में ये करप्शन हो रही है, वो रिपोर्ट मुझ तक तो नहीं ना पहुंची। वो रिपोर्ट, हाँ, तो हम कैसे, मुझ तक भी नहीं पहुंची, तो मैंने कहा मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ वो रिपोर्ट गई भी से या नहीं गई, आपसे या ज़ेब दास्तां के लिए फैला दी गई? आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे तो नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर उसमें कोई हकीकत हो तो हकीकत भी तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगी ना नुकैसा साहब। आप नाम लें, आप उस आपने सारी बॉल जो है ना वो उनके कोर्ट में फेंक दी है। नुकैसा साहब, ये मेरा सवाल आपसे भी था। अबू बकर साहब, पहली बात तो ये पतंगबाजी पे है पाबंदी। आप डोरे जो हिला रहे हैं ना, वो नुकैसा साहब डोरे इस वक्त आप हिला रहे हैं। मुबहम आप मफरूजों पे बड़े फैसले चाह रहे हैं, एक मेरा मैंडेट नहीं है। नहीं नुकैसा साहब, आपका मासूमाना सवाल नहीं है, ये बेहद शरारती सवाल है, बेहद शरारती सवाल है। आपने इस सवाल से अपने आप को, वो कहते हैं ना, बाल की तरह निकाल लिया और सारा मुद्दा जो है वो अबू बकर साहब पे डाल दिया। मुझे आपका वन लाइन आंसर चाहिए। इज दैट पॉसिबल? कर रही हैं सुमेरा, आप सच्ची बात नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने अबू बकर साहब के पास भेज दिया मुझे। आप मुझसे पूछिए, मुझे वन लाइन आंसर इसका चाहिए। इज दैट पॉसिबल कि आपके लीडर को ना पता हो या तो फिर वो इन्वॉल्व होता है? इस बारे में एक बात आई थी, बड़ी पुरानी बात थी, मैं उसको दोहरा देता हूँ। ये हो नहीं सकता कि चोरों का सरदार जो है वो नेक हो। अच्छा, चोरों का सरदार है और सब कहें बड़ा नेक है। ये सारी पार्टीज पे लागू होता है नुकैसा साहब? कोई भी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जितनी भी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी पे भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी, पीटीआई पे भी, बड़ी पार्टी यही है और कुछ कहें।
नहीं नहीं, ये बात जो आपने एंड में कह दी ना, और कुछ कहें कि आप मुझसे यही बुलवाना चाह रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ बड़ी पार्टी पाकिस्तान में ये हर पार्टी पे ये लागू होता है, हर जगह ये लागू होता है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं और इनका सरबराह ठीक है। एक जुमले की इजाजत दें। चलिए मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ये डेमोक्रेसी का बड़े अफसोस के साथ, दुख के साथ कहता हूं, ये बाय प्रोडक्ट है करप्शन। ठीक हो, आप अकाउंटेबिलिटी के थ्रू इसे फिक्स करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया गुलनुखेज अख्तर साहब आपका भी, अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।